और सावरकर नाम के कॉलेज पर सियासी घमासान को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनएसयूआई ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मनमोहन सिंह के नाम पर डीयू कॉलेज का नाम रखने की मांग की गई है। वही चिट्ठी भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए ये साफ हुआ कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए मनमोहन सिंह के नाम पर डीयू कॉलेज का नाम रखने की मांग की गई है। सावरकर की जगह मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज हो, एनएसयूआई की तरफ से ये कहा गया। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री सावरकर के नाम पर कॉलेज की नींव रखने वाले हैं और शिक्षा मंत्री को चिट्ठी की कॉपी भी अब भेज दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर एनएसयूआई अध्यक्ष की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ये वीर सावरकर की जगह कैंपस का नाम डॉक्टर मनमोहन जी के नाम पे रखना चाहिए। ये एक उनके लिए भी प्रेरणा होगी और खास तौर पर जो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी है, जो स्टूडेंट बनेगा भी, जो स्टूडेंट उस शिक्षा इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, उसके लिए भी एक प्रेरणा होगी किस तरीके से एकेडमिक बैकग्राउंड का एक छात्र किस तरीके से आगे प्रोफेसर थे, उनकी आप उपलब्धियां जानते हैं किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी खुद प्रधानमंत्री हैं, तो मैं मानता हूं वो खुद भी कंट्रीब्यूट मानते हैं, और उनके मैंने ट्वीट्स भी देखे, वो मानते हैं कि मनमोहन जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो 2025 की शुरुआत में मानता हूँ एक अच्छी शुरुआत होगी। पीएम मोदी कल दिल्ली में विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करने वाले हैं। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर के इंचार्ज और कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन से टीवी9 ने खास बातचीत की। दिल्ली में चुनाव है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं और जिसका नाम विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर होगा। देखिए, इनके पास आज़ादी के आंदोलन के टाइम के कोई आइकन्स है नहीं इनके पास। ये लोग अप्रोप्रिएट करने की कोशिश किए शहीद भगत सिंह साहब को, सुभाष चंद्र बोस जी को, सरदार पटेल जी को और बहुत सारे नेताओं को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। ये काम ये कर रहे हैं। अच्छा होता कि जिन्होंने कुर्बानी दी देश की आज़ादी दिलाने में, जो अपनी जान दी, वैसे लोगों के नाम पे रखते तो एक बड़ा काम होता। बीजेपी कहना है कि मियां नासिर हुसैन जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो राहुल गांधी के इशारे पर वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। नहीं, हम लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी की ये सोच है। राहुल गांधी जी ये हमारी सोच लोकसभा में क्लियरली रख चुके हैं। उन्होंने एकदम क्लियरली बताया है कि हम लोग क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं। किसी का अपमान करना, किसी के बारे में बोलना, जो फैक्ट है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। और इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी9 भारत पर संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो चिट्ठी है एनएसयूआई द्वारा लिखी गई है प्रधानमंत्री मोदी को, हालांकि कल का कार्यक्रम तय है, तो अब इसमें सिर्फ सियासी बयानबाजी है या इससे ज्यादा की भी कुछ और उम्मीद है? कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई है? बिल्कुल, देखिए, वरुण चौधरी हैं एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि प्रधानमंत्री साथ साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। ये ऐसे समय में लिखी है जब अब से ठीक 24 घंटे भी नहीं रह गए हैं, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का विस्तार होना है। पूर्वी कैंपस का सूरजमल विहार, वहीं पर वेस्ट का जो है द्वारका और नजफगढ़ में 140 करोड़ की लागत से वीर सावरकर के नाम से कॉलेज बनना है। इसके आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। और ऐसे में ठीक उससे कुछ घंटे पहले चिट्ठी लिखी गई और कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है, उनका शिक्षा के लिए योगदान था, राइट टू एजुकेशन 2009 का, उसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कॉलेज का जो नाम है वो उनके नाम में रखा जाए। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप जो है मांग पहले भी कर सकते थे, ठीक एक दिन पहले ही जो है आप इस तरह की मांग रख रहे हैं। क्या कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर के है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हुई है उनको लेकर साथ में वीर सावरकर के नाम से, क्योंकि ये प्रपोजल 2021 में था, कॉलेज के विस्तार के लिए जो मंजूरी मिली थी वो 2021 में हुई थी। और अब जब शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया जाना प्रधानमंत्री के द्वारा, हालांकि अभी पीएमओ की तरफ से इस मामले पर ये नहीं स्पष्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री समय दे पा रहे हैं या नहीं, लेकिन जब शुक्रवार को ये शिलान्यास होना है, आधारशिला रखी जानी है, तो उससे महज कुछ घंटे पहले ही ये मांग की गई है एनएसयूआई द्वारा। कहा गया कि वीर सावरकर। अब देखना ये है कि जितेंद्र, कल जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब एनएसयूआई का रुख क्या रहता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठ पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। घुसपैठ के लिए बीएसएफ को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेशी आतंकी को बीएसएफ घुसपैठ करा रही है और बीएसएफ के भेजे गुंडे हत्या कर वापस चले जाते हैं। ममता ने कहा कि राज्य को अस्थिर करने के लिए बीएसएफ केंद्र की मिलीभगत चल रही है। तो बीएसएफ को लेकर यह बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। घुसपैठ पर ममता बनर्जी के आरोपों का केजरीवाल ने समर्थन कर दिया है। क्या केंद्र सरकार जानबूझकर घुसपैठ करा रही है, यह सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। क्या बीजेपी की सरकार बॉर्डर की सुरक्षा करने में नाकाम है?
ये सवाल अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। और घुसपैठ पर ही ममता बनर्जी के आरोपों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनका भी बयान सामने आया। ममता सरकार का आरोप हास्यास्पद है। बंगाल सरकार बांग्लादेशियों के लिए रेड कार्पेट बिछाती है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नर्सरी है। ममता और अभिषेक को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। हंसी आती है कि बंगाल की सरकार रेड कार्पेट बिछा दे बांग्लादेश के लिए, और अभिषेक जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें। पहले उनको माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से, ममता बनर्जी को। बंगाल एक नर्सरी बन गया है। बिहार में चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को साथ काम करने का ऑफर दिया है, जिसका नीतीश ने जवाब क्या दिया है, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छा, एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। नए साल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म है। आपने सुना कि लालू यादव क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा खुला है, नीतीश को भी दरवाजा खुला रखना चाहिए। लालू कह रहे थे वो अगर साथ आएंगे तो मिलकर काम करेंगे और सभी गलती माफ कर देंगे। चुनाव से पहले लालू के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। लालू के बयान पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर आज आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ग्रहण की। उन्हें पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने शपथ दिलाई। आरिफ मोहम्मद खान ने राजेंद्र विश्वनाथ और्लेकर की जगह ली। और्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। नए राज्यपाल के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई और गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अगर किसी शहर में जाते हैं किसी फंक्शन में और वहाँ आपके कोई पूर्व परिचित हैं, आप उनसे मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो फिर इसमें क्या खास बात है? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात सन 1975 से हैं, उनको मैं जानता हूँ। मैं उनके शहर में आया हूँ और एक जिम्मेदारी के साथ आया हूँ। मैं उनको के प्रति अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त करने के लिए जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हर चीज में राजनीति मत देखिए। और यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने एसटीएफ को चुनौती दी है। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सम्मान की बात आएगी तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने एसटीएफ को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, हिम्मत है तो सीने में गोली मार कर दिखाओ। मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अगर कार्यकर्ता के सम्मान की बात आएगी तो पार्टी चुप नहीं रहेगी। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। कासगंज में चंदन गुप्ता मर्डर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। कल सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता तिरंगा और भगवा झंडा के साथ करीब 100 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल थे। यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी। इस हिंसक झड़प में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदन गुप्ता की हत्या के मामले की जांच शुरू की गई और बाद में इसे एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि हत्या एक साजिश के तहत की गई थी, जिसमें कई आरोपी शामिल थे। इस मामले में कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें से कई पर हत्या, दंगा और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप था। इस चर्चित मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया। राजस्थान में कोचिंग सेंटर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड की है। कोचिंग सेंटर में बच्चों की फीस को लेकर अनियमितताएं पाई गई थीं। इनकम टैक्स की कार्रवाई जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा समेत पूरे राजस्थान भर में उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पे हो रही है। ये जो कोचिंग सेंटर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस कोचिंग सेंटर पे जो है फिलहाल इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और जाँच कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कोचिंग पढ़ने वाले जो बच्चे आते हैं उनकी जो फीस जो ली जाती है उसमें किस तरीके की जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर ये तमाम जो कार्रवाई की जा रही है। और ये राजस्थान भर में जो उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है उसके तमाम जो सेंटर है वहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। और इस कार्रवाई के दौरान आप देख सकते हैं कि इस कार्रवाई के दौरान यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट हैं उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया, इनके फ़ोन भी ले लिए गए हैं और ये जो स्टूडेंट हैं इन्हें जो है क्लासरूम से बाहर भेज दिया गया है। और उसके साथ साथ में ये जो कार्रवाई है फिलहाल अभी लगातार जारी है और इस कार्रवाई के तहत ये भी माना जा सकता है कि उत्कर्ष कोचिंग सेंटर यानी कि एक बड़ा कोचिंग माफिया जो राजस्थान के अंदर जो पनप रहा है और किस तरीके से यहाँ पर जो कोचिंग की जो फीस होती है, बच्चों की कोचिंग की फीस होती है, उसको लेकर अनियमितताएं की जाती हैं। वो कोचिंग की फीस जो है पूरी तरीके से नहीं बताई जाती है। तो इसको लेकर ये जो जाँच है इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं। दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में एक शख्स की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मामला महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन का है। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है, जहां पिटाई के बाद राम सिंह शशांक नाम के युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हत्या का यह मामला दक्षिण एक्सप्रेसवे ट्रेन का है। शशांक जनरल बोगी से सफर कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने किसी बात को लेकर उसकी पिटाई कर दी। रात में 3:30 बजे के दरमियान इन्होंने उसके जेब से जो मैयत है शशांक है, उसके जेब से इन्होंने पैसे चुराए और मोबाइल लिया। तो उसके बाद वो आवाज़ करने लगा, वो बोलने लगा, उसको वो रेजिस्ट करने लगा। तो इन्होंने फिर मिलके उसको, उसके पेट पे, उसका फ्रेंड भी है जो उसका मेन विटनेस है, तो उसको और इसको स्पेशली जो मैयत है उसको वो पैरों से जोर जोर से उसके पेट में वगैरह मारने लगे। इस मामले में जीआरपी ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक राम सिंह शशांक यूपी के लखीमपुर का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि उनके साथ आरोपी भी लखीमपुर आ रहे थे। जो सीन ऑफ क्राइम है, हमने सब विटनेसेस को भी हमने रखा हुआ है, उनके भी हम स्टेटमेंट्स ले रहे हैं और जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस जरूरी है वो सारे हमने लिए हैं। और यूपी के मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कार्यकर्ता प्रियांशु ओझा की ये तस्वीर है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने मारपीट के दौरान प्रियांशु की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। मिर्जापुर कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र की ये वारदात है, जहां घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर हरना की गली में प्रियांशु की हत्या की गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रास्ते पर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। खून की छींटें ऊंची दीवारों पर भी दिख रही हैं। यही नहीं, प्रियांशु की ये स्कूटी है जिस पर भी धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। मृतक के बुजुर्ग पिता ने एसपी मुखिया से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कार्यकर्ता एक सिपाही था समाजवादी पार्टी का, उनसे गुहार लगे कि हमारी मदद करेगा, जहाँ रुक प्रयास हमारी मदद की। उनका एक सिपाही चला गया, उसके बारे में उनको समझ ली, उनको उनसे ही गुहार लगाएंगे। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मृतक के पिता द्वारा 3 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल अभिपंजीत करते हुए नामजद 3 में से 2 नामित को हिरासत में ले लिया गया है। तीसरी की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर हिंदू संगठन भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। इंडिया गठबंधन भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। ओवैसी के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन INDI भी इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। INDI गठबंधन कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा। इससे पहले कुछ विपक्षी दलों की ओर से इस एक्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। वहीं हिंदू संगठन भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देगा, जिसमें कहा गया था कि पूजा स्थलों के सर्वे के संबंध में देश की निचली अदालतें आदेश नहीं जारी करेंगी और नई याचिकाएं रजिस्टर्ड नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष इस आधार पर चुनौती देगा कि यह आदेश न्यायिक समीक्षा के दायरे के परे है, क्योंकि हर एक मुकदमा अलग होता है और केस टू केस बेसिस के आधार पर न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप है। हिंदू पक्ष याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक कर्तव्यों का भी हवाला देगा, जिसमें न्यायिक समीक्षा की सीमा पर दिए गए पूर्व के फैसलों को आधार बनाया जाएगा। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट से 12 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की मांग करेगा।